नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पॉलिटी एनसीईआरटी आधारित क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड सभी तथ्य कवर हो जाएंगे और साथ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पर तथ्यों को देखने से पहले एक बार जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उद्देशिका बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये एक प्रकार से संविधान का इंट्रोडक्शन होता है कि संविधान में हम जो भी चीज़ देखेंगे पढ़ेंगे उसका एक इंट्रो रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की बात करें तो उद्देशिका से यहाँ पर आप जब भी प्रियम्बल में जाएंगे, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं उद्देशिका को, तो प्रियम्बल में यहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं सोवरिन या फिर संप्रभु बोलते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द प्रयोग किया गया है संप्रभु के लिए, सोवरिन के लिए। फिर है शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द है पूरा, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो यहाँ पर आपको पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि भारत का जो संवैधानिक दर्जा क्या है प्रस्तावना के हिसाब से, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने संप्रभु, फिर दूसरा शब्द है समाजवादी, फिर तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणराज्य। तो 5 शब्दों से डिफाइन किया गया है, व्याख्या की गई है भारत के संवैधानिक स्टेटस की या भारत के जो राजनीति है, भारत की जो पॉलिटी है, उसको इन 5 शब्दों से डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर फिर आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। फिर बात करें प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। फिर समता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इक्वलिटी में अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा बंधुता बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों की यहाँ पर प्रस्तावना बात करती है। पहला है कि व्यक्ति की गरिमा को देखना रहेगा और दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो बंधुता बढ़ाने के लिए 2 कंडीशंस क्या रखा गया है संविधान की प्रस्तावना में, तो व्यक्ति की गरिमा और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए। फिर है यहाँ पर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पर जो आप डेट देख पा रहे हैं 26 नवंबर 1949, यह वह डेट है जिस डेट में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मर्पित किया था। तो 26 नवंबर 1949 डेट आपको याद होनी चाहिए। साथ में लागू कब हुआ था संविधान, तो 26 जनवरी 1950। इसके अलावा बात करें तो संविधान की जो उद्देशिका है इसमें एक बार संवैधानिक संशोधन हुआ है और उस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पर जो आप शब्द देख पा रहे हैं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। तो ये जरूरी तथ्य थे जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और साथ में जो ये शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए थे। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत का जो है स्थिति क्या थी भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से भारत की जो स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता था जब संविधान लागू हुआ था। और 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ गए। अब वापस आते हैं, अब यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते चलते हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल है, तो प्रस्तावना का विचार या आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर प्रस्तावना का विचार है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल है, तब अमेरिका का संविधान हो जाएगा। जब लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हो जाएगा, प्रस्तावना की भाषा, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। किस रूप में प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। और भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। तो जब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना या भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। तो 13 दिसंबर 1946। इससे पहले दो डेट आप लोगों को और याद रखना। 9 दिसंबर 1946 जब पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे, परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे चुनकर। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। फिर यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था, कब अडॉप्ट कर लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947। ये आपको याद होना चाहिए डेट एग्जैक्ट। तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इसको लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। फिर है संविधान की प्रस्तावना दर्शाती है कि संविधान का स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये है हम भारत के लोग। तो भारत के जो लोग हैं, यही संविधान का स्रोत है। यानी जो भी पावर संविधान में निहित है, वो भारत की जनता के द्वारा भारत की सरकार को दिया गया है। फिर यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसका जो मूल प्रस्तावना है किसने लिखी? तो संविधान की जो मूल प्रस्तावना है किसने लिखी? हम भारत के लोग। ये जो वर्जन है पूरा आप देख पा रहे हैं कि हम भारत के लोग, भारत को इस तरीके से। तो इसका जो मूल प्रस्तावना है, इसको लिखा किसने, इसको ड्राफ्ट किसने किया था, तो उसी को हम आगे देखने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसने, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो एक फॉर्मेट है, इसको किसने ड्राफ्ट किया था? तो आंसर है BN राव। और BN राव जी के बारे में आप जानते हैं कि संविधान सभा के ये क्या थे? तो संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और ये कब बने थे? तो 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे 1946 में, BN राव, ध्यान रखिएगा। फिर है इस ड्राफ्ट को संविधान सभा को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो इन्होंने पहले बना लिया था और कब प्रस्तुत किया था? तो 4 जुलाई 1947 को। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा इस डेट में कि 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि उसके बाद में प्रस्तुत किया गया। तो उसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है। BN राव जी ने जो फॉर्मेट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट को प्रस्तुत किया था और संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया था, उसको अलग से उसके लिए वोटिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है, ड्राफ्ट है, किसने किया था? BN राव ने। या फिर पूछे सवाल कि मूल प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा BN राव। फिर है प्रस्तावना के अनुसार किस तिथि को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। याद होना चाहिए आपको डेट। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। तो ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस। फिर संविधान को लागू कब किया गया? तो सभी को मालूम है 26 जनवरी 1950। और इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें डिसाइड किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था भारतीय लोगों के द्वारा। एक हिसाब से कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय भारतीय लोगों को। तो 26 जनवरी को इसीलिए एक शुभ दिन के रूप में चुना गया और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाते हैं।
फिर है संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो हमने आपको बताया कि जो दो शब्द हैं कौन से, तो पहला है समाजवाद और दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये जो शब्द हैं ये 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। तो बाकी जो बचा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरिन, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक। तो सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था भारत उस समय, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था 26 जनवरी 1950 को। फिर इस संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा केवल एक बार संशोधन हुआ है संविधान की प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 शब्द जोड़े गए थे। फिर इस संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। फिर है स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर है समता, इक्वलिटी की, तो प्रतिष्ठा, स्टेटस, अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो प्रतिष्ठा और अवसर की बात यहाँ पर करते हैं समानता में। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व के लिए किन 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, तो पहला है व्यक्ति की गरिमा, दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, जिसमें अखंडता शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। फिर है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किस सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो आंसर होगा बेरूबारी यूनियन केस 1960। तो ध्यान रखिएगा बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, फैसला दिया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर है कि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है, आज भी भाग है। तो प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में डिसाइड किया था। केशवानंद भारती केस 1973 मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए फेमस है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए फेमस है, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है, तो साथ में ये भी बोला कि संविधान में कोई भी परिवर्तन, संविधान में मतलब प्रस्तावना में कोई भी संशोधन अगर करना होगा तो वो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत ही होना चाहिए। मूल ढांचे के सिद्धांत के विपरीत जाकर आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये किस केस में पनपा था, किस केस में इसकी उत्पत्ति हुई थी, केशवानंद भारती केस में। तो ध्यान रखिएगा, और केशवानंद भारती केस में ही प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और केशवानंद भारती केस को हम अलग से एक पूरे वीडियो में डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, तो जिसमें 7 सदस्य थे, तो संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। डेट आपको याद होनी चाहिए, 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव, जो कि 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे। फिर अब प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में KM मुंशी ने डिफाइन किया है प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी ने। फिर है किसे भारत की संविधान की प्रस्तावना का अग्रदूत कहा जाता है? तो किसे भारत की संविधान की प्रस्तावना का अग्रदूत माना जाता है? तो जो प्रस्तावना को संविधान सभा में लाया होगा वही हो जाएगा। तो प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को कौन लेके आए थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के संविधान की प्रस्तावना के अग्रदूत हो जाएंगे। फिर किसे संविधान की आत्मा माना गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि संविधान की आत्मा जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना या उद्देशिका। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था
कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और क्या बोला था, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है और संविधान का आभूषण है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट एंड सोल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान का हृदय और आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर ने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, हृदय और आत्मा एक साथ में आएंगे। और जब कभी भी आएगा अकेले कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाएगा, तब वहाँ आंसर हो जाएगा प्रस्तावना या उद्देशिका। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। फिर है बाकी के एम मुंशी ने, दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है के एम मुंशी जी का प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल बताया था। तो चाहे बोलिए पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बोलिए हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल, दोनों ही सही है। तो ये आज का जो क्लास था आपका समाप्त हुआ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज की जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्लास है कैसी रही, और आपको जो यहाँ पर तथ्य बताए गए हैं वो आपको कैसे लगे। काफ़ी सारे तथ्य होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, अच्छे से इन फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए। कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको प्रस्तावना से रिलेटेड, साथ में संविधान सभा की जो समितियाँ थीं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी के, आपको उसका वीडियो मिलेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये जो अगला वीडियो रहेगा PIQs वाला, ये कुछ देर बाद आप लोगों को दोपहर में अपलोड हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। इसी पे आधारित रहेगा, प्रस्तावना पे आधारित रहेगा, साथ में जो भी समितियां बनी थी उन पर आधारित रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।